हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसी में अब आगे क्या पढ़ेंगे, अति सिंधु सभ्यता ही पढ़ रहे थे। तो आप सिंधु तक के आप क्या देख लिए हैं अभी तक के, तो आप लोग देखे हैं कि कौन कौन स्थल से क्या क्या साक्ष्य मिला है, वही ना। सिंधु क्या है, सिंधु जो सभ्यता पढ़ा रहे थे उसका भौगोलिक विस्तार पढ़ा रहे थे। तो भौगोलिक विस्तार में पढ़ा रहे थे कि पुरातात्विक जो है वो पूरा तत्व मतलब पुरातात्विक स्वरूप से साक्ष्य से क्या हो रही है, खोद के निकाला जा रहा है। उस अवशेष के रूप में देखें कि कौन कौन सा जगह से कौन कौन का अवशेष मिला है। तो इसी स्वरूप, तो अब यहाँ पे आ जाता है कि ये अवशेष खोजने का कारण क्या है। तो अवशेष से क्या होता है कि हम जो पहले की सभ्यताएं थी अब उसमें क्या था, पर्यावरण अनुकूल सुव्यवस्थित। अब जो प्रेजेंट में क्या क्या लिया गया, तो नाला नाली जो रोड के सामने से बनाया जा रहा है अभी भी, तो वो पहले की सभ्यता की देन है ना। तो अब इसी स्वरूप में क्या होता है, इसीलिए साक्ष्य पढ़ी जाती है कि जो अवशेष मिला है वो पहले की कैसी सभ्यताएं थी और हम कैसे उस सब चीज़ को क्या कर सकते हैं, आज प्रेजेंट में भी लागू कर सकते हैं, है ना, इस सभ्यता के स्वरूप में। तो वही आगे अब देख लेंगे कि जब सभ्यताएं हो गई तो अब उस सभ्यता में अब क्या हो जाएगा कि आगे के स्वरूप में, तो अब देख लेंगे कि अब वहाँ के अब खोज हो गया पूरा तत्व अवशेष। तो अब आज हम पढ़ेंगे कि वहाँ का क्या है, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन। अब ये सब जीवन का अवशेष कैसी है, मतलब कि तो अब कहा कि जो तो पूरा तात्विक साक्ष्य से निकाल कर पता चला है, तो अब धार्मिक आर्थिक जीवन और सामाजिक जीवन के कैसे साक्ष्य पता चलेगा। तो कहा कि जो हमारे विद्वान थे जो वो खोजे उसको, तो वो एक क्या किए, वर्तमान को पीछे पास्ट में क्या कर दिए, जाके जोड़ दिए कि जैसे अभी का अवशेष है धार्मिक स्थल, मतलब कि जैसे कि पशुपति की मूर्ति मिली तो उसका जोड़ दिए कि उस पूजा स्थल के स्वरूप में होगी, मातृ देवी की मूर्ति मिली, तो अब उस आधार पर फिर व्यापार मिला, सुव्यवस्थित व्यवस्था मिली, बिल्डिंग, तो अब उससे जोड़ दिया कि सामाजिक धार्मिक आर्थिक व्यवस्था किस तरह से रही होगी। तो अब हमको यही देखना है सिंधु सभ्यता का क्या है, राजनीतिक जीवन लिखेंगे। सबसे पहले लिखिएगा राजनीतिक जीवन। सिंधु सभ्यता के कौन सी जीवन, राजनीतिक जीवन दीजिए टॉपिक, राजनीतिक जीवन लिखिएगा। राजनीतिक जीवन में तो राजनीतिक जीवन कैसे, तो लिपि नहीं पढ़े जाने के कारण क्या हो गया कि लिपि तो पढ़ा गया नहीं, लिपि नहीं पढ़े जाने के कारण हड़प्पा की राजनीतिक एवं प्रशासन को ठीक से बतलाना अत्यंत कठिन कार्य है, फिर भी विद्वानों ने कई मत दिए। तो अब क्या कहा राजनीतिक जीवन में, तो कहा कि लिपि तो मिली है, यहाँ पे क्या है, लिपि तो मिली है, मिली ना लिपि, जो पढ़ाए होंगे लिपि में कितना था, 64 चीज बनी हुई थी। लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक, यही ना पढ़ाए थे कि लिपि मिली है जो क्या था, भाव चित्रात्मक, पीछे पढ़ा दिए सब, यही थी। तो अब क्या थी, 64 भाव चित्रात्मक स्वरूप में। तो कहा लिपि तो मिली लेकिन इस लिपि को क्या हो गया, पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ा नहीं जा सका। तो कहा कि जो लिपि मिली उस लिपि को पढ़ा ही नहीं जा सका, तो अब उसके साक्ष्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है। यही स्वरूप में हो गई कि जब लिपि मिली ही नहीं तो उसको अब पढ़े ही नहीं, तो राजनीतिक जीवन के बारे में कैसे बतलाना। तो कहा कि यही कह रहा है कि ये जीवन जो है इसमें नहीं मिली, तो राजनीतिक जीवन को बताना क्या है, अत्यंत क्या है, कठिन कार्य है, अत्यंत कठिन कार्य है। लेकिन जो हमारे विद्वान थे, हमारे विद्वान थे, वो हमारे विद्वान क्या कर लिए, हमारे विद्वानों ने क्या कर लिए कि इसको वर्तमान के अवशेष के स्वरूप में क्या कर लिए कि मत दिए कि राजनीतिक जीवन किस तरह से रही होगी
सो तो यही अपने आधार पर एक जोड़ लेते हैं सो। तो अब यही देखेंगे कि अब जो जो विद्वान आए तो उसका कुछ ना कुछ मत रहा होगा ना कि किसका कौन सा मत है सो। तो अब यही देखेंगे कि किसका कौन सा मत है सो, तो लिखेंगे। यही हो गई, लिपि मिली नहीं, भाव चित्रात्मक लिपि थी वहाँ पे, मिला लिपि लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता है। यही अत्यंत कार्य हो गया कि सही रूप से राजनीतिक प्रशासन क्या, इसी को क्या होगा कि एक अपने अनुभव के अनुसार इसकी राजनीतिक दशा के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता की दशा के बारे में क्या हुआ है, बताया गया है सो। तो लिखेंगे सबसे पहले हंटर के अनुसार लिख लेंगे, किसके किसके अनुसार है सो लिखिएगा। हंटर के अनुसार पहला हंटर के अनुसार लिखिएगा जनतांत्रिक शासन व्यवस्था। हंटर के अनुसार क्या था, जनतांत्रिक शासन व्यवस्था था। कह रहा है जो हंटर थे वो क्या बताएं कि जो उस समय में शासन रहा है वो किस तरह से रही होगी, जनतांत्रिक। जनतांत्रिक मतलब क्या होता है, जनता की शासन व्यवस्था, कोई प्रमुख। नेक्स्ट लिखे व्हीलर के अनुसार लिखेगा शासन मध्यवर्गीय जनतंत्रात्मक था और उसमें धर्म की महत्ता थी। ये कहा कि शासन जो था मतलब माध्यम वर्ग के पास था, शासन था वो माध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक, माध्यम वर्गीय, उसमें धर्म की महत्ता थी। एस रत्नाकर के अनुसार राज्य को प्रारंभिक राज्य माना जाना चाहिए। हड़प्पा के राज्य को प्रारंभिक राज्य माना जाना चाहिए क्योंकि इसकी प्रवृत्ति या विशेषताएं अनेक स्थलों से मिलती जुलती है। क्योंकि इसकी प्रवृत्ति या विशेषताएं प्रवृत्ति या विशेषताएं क्या है कि जो शासन है वो मध्यम, इसके क्या है, किसके अनुसार, इस रत्नाकर के अनुसार हड़प्पा के राज्य क्या हो गई, प्रारंभिक राज्य माना जाना चाहिए। यही कह रहा है कौन सी राज्य, प्रारंभिक राज्य, क्योंकि इसकी जो प्रवृत्ति या विशेषताएं है वो किसके अनुसार अधिकतम मिली है, हड़प्पा के अनुसार मिली है। यही ना मिली, विशेषताएं अनेक स्थलों से क्या है, जो इसकी विशेषताएं है वो हड़प्पा के अनुसार अनेक स्थलों से क्या हो रही है, मिलती जुलती है। यही ना कह रहा है, यही कह रहा है कि इस रत्नाकर के अनुसार हड़प्पा के राज्य प्रारंभिक राज्य माना जाना चाहिए। अब वहीं पे कहे थे कि सिंधु सभ्यता को भी हम वहाँ पे देख लिए थे, कौन कहे, इस रत्नाकर। तो अब वही ना वहाँ पे भी देखे थे, कहा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कही गई, तो कहा कि अधिकतम हड़प्पा कहने का लिए क्या अच्छा होता है, क्योंकि तर्क के अनुसार तार्किक स्वरूप में क्या होता है, हड़प्पा के विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है, इसीलिए इसको क्या सिंधु घाटी सभ्यता को
हड़प्पा सभ्यता। तो यही बात यही कह रहे हैं कि हड़प्पा राज्य क्या है, अधिकतम विस्तृत क्षेत्रों पर फैली होने के कारण इसीलिए पहले राज्य की संज्ञा किसको दी गई, हड़प्पा सभ्यता को कही गई, जो पहले पढ़ा दिए थे। उसके बाद कहा गया कि और बहुत सारे दिए, सबका अपना अपना मत है, जिसमें से मुख्य रूप से जो इम्पोर्टेंट है उसको बता दें। जैसे अर्नेस्ट मैके ने कहा प्रतिनिधि मूलक व्यवस्था है, कहा कि जो प्रतिनिधि था उसके मुल्क की व्यवस्थाएं थी। नेक्स्ट लिख लिए स्टुअर्ट पिगट के अनुसार पढ़ाए थे, क्या है, पुरोहितों का शासन था। ये कह रहे हैं स्टुअर्ट पिगट, स्टुअर्ट पिगट स्टुअर्ट पिगट ने कहा क्या है कि ये किसकी व्यवस्था है, पुरोहितों का शासन था। यहाँ पुरोहितों मतलब समझते हैं क्या, देख पुरोहितों मतलब उस समय को बाद में आप जो बोले ना वर्तमान के अनुसार इसी को तो चेंज कर लिया गया। पुरोहित मतलब उस समय विद्वान व्यक्ति होते थे, मतलब जो उस समय में थी, तो उस समय में कहा था ना कि जो शासन व्यवस्थाएं थी जैसे लगाया गया, तो कहा कोई कास्टीय सिस्टम के अनुसार नहीं, मतलब वर्णों व्यवस्था के अनुसार नहीं था, वर्ण नहीं मिला। मतलब कि पुरोहित वहाँ पे कहने की संज्ञा दी गई कि जब ऋग्वैदिक कालीन चलेंगे तो वहाँ भी पुरोहित है, तो पुरोहित मतलब विद्वान, जो भी पढ़ लिख लिया वो कौन सी श्रेणी में आ गई, पुरोहितों की श्रेणी में। तो आगे न जाकर के पुरोहित को वर्ण व्यवस्था में बदल दी और कहा पुरोहित ज्ञान कौन सिर्फ ले सकता है, पुरोहित कौन कराएगा, बना रोक दिया कि नहीं सिस्टम को। तो यही अभी क्या है सिस्टम, विद्वानों के श्रेणी। कहा हम पहले करें कि सिंधु बहुत सुव्यवस्थित व्यवस्था, सब कुछ बहुत सर्वत्र काल पर चल रहा है। तो विद्वानों मतलब क्या है कि जो भी वो शासन को चला रहा है वहाँ पर राजनीतिक जीवन, वो बहुत पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति के हाथों में, बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो अब वहाँ पे विद्वान को ऊंचा से नहीं जोड़ेंगे, मतलब कोई भी जो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है, बौद्धिक रूप से पढ़े लिखे व्यक्ति विद्वान है, वो कौन कहलाएंगे, पुरोहित। ज्ञानी मतलब पुरोहित। अब बाद में जाएंगे वर्ण में, तो पुरोहित मतलब वहाँ पुरोहित को जोड़ अपना यहाँ तक के जोड़ ली, मतलब कोई आदमी निकला होगा शुरू से अच्छा था ज्ञान, वो सबको समाज को लेके चला होगा। कोई कोई के दिमाग तनका थी ना रहता है, नेगेटिव की भी हो रहा था, तो वो बाद में रोक लिया कि नहीं सबको कर देंगे तो बदलते चला जाए, काहे ने हम रोक लिया अपना ही शासन था। कभी ना होता है परिवार के कि हमारे पास कुल्लू मिल गया है, हम अपने परिवार को सर्वोत्तम बढ़ाते चल रहे हैं, और गाँव में किसी को नहीं बताया जाता, को हमारे अंदर में होता है, ऐसा होता है ना किसी, अब कोई उसी में निकलता है सामाजिक व्यक्ति वाला, वो अपने से सबको फैलाता है कि सबका उद्धार हो, जो हम सीखे हैं सो। तो यही सिस्टम वहाँ पे भी थी। वहाँ पे क्या होगा, ज्ञान, पुरोहित मतलब जो विद्वान व्यक्ति थे उसके तरह शासन व्यवस्था उसके हाथों में थी, किसके अनुसार। तो अब हम अपना अनुसार भी न करें कि वही ये अपना जो आए जिन इनका मत था कि इसके, बहुत सारे के तो बहुत मत है जी, कह रहा है जनतांत्रिक व्यवस्था, व्हीलर कह रहा है शासन मध्यम वर्गीय के हाथों में रही होगी, कह रहा है ना मध्यम वर्गीय के हाथों में रही होगी। और ये एस रत्नाकर कह रहा है क्या है कि ये हड़प्पा में विस्तृत है, स्टुअर्ट कह रहा है कि पुरोहितों का शासन था, सब कह रहा है। तो पुरोहित मतलब विद्वान के हाथों में रही होगी, तो मैं भी रही होगी, क्योंकि कह रहा है कि इतना अच्छा, किस अपने वर्तमान के आधार पे कह रहा है। वर्तमान के आधार पे कहने का मतलब होता है कि इतनी अच्छी व्यवस्थाएं रही होगी तो जरूर ज्ञानी व्यक्ति से चलाते रहे होंगे ना। नेक्स्ट लिखेंगे, उसके बाद जो नोट करके लिख लीजिएगा, जो मत अधिकतम स्वीकार्य है सो। अब इतना आदमी कहते चले गए, सब अपना अपना मत ETC लिख लीजिएगा, बहुत सारे लोग कहें। अब इसमें किसका मत सर्वमान्य है, स्वीकार होता है ना कि लक्ष्य सबका मत रखा, लगभग निष्कर्ष पे पहुँचे सो। तो लगभग कहाँ पे निष्कर्ष पे पहुँचे उसकी स्वीकार्य को देखनी है, तो यहाँ पे आगे नोट करके लिख लेंगे कौन सा, अधिकांश स्वीकार्यता। अधिकांश स्वीकार्यता, अधिकांश स्वीकार्यता। इसमें लिखिएगा प्रशासन में शिल्पियों एवं व्यापारियों का महत्वपूर्ण भूमिका थी। पहला ये माना कि प्रशासन में शिल्पियों एवं व्यापारियों
शिल्पियों एवं व्यापारियों। प्रशासन में शिल्पियों एवं व्यापारियों का महत्वपूर्ण भूमिका थी। प्रशासन में शिल्पियों एवं व्यापारियों का महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, शहरों का नगर पालिका व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी। शहरों की नगर पालिका, हमारा सबके नगर पंचायत में पानी भरा हुआ है ना शहरों की कहता क्या विकास हुआ है, हम कह सब विकास है, बिना पानी का पानी आ रहा है ना कमी नहीं। शहरों की नगर पालिका व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी। काफ़ी अच्छी थी। यही हो गया, लिख लिए। क्या कह दिया कि अब जो इतना आ गया तो अब कहा अधिकांश स्वीकार्य है वो प्रशासन में क्या होगा, जो प्रशासन था वो शिल्प व्यापारियों का महत्वपूर्ण भूमिका थी। मतलब कि उस समय में जो थी शिल्पियों जो बनाने वाले थे और जो व्यापार था उसी का प्रचलन ज़्यादा था। देखे थे व्यापारी मार्ग थी, मतलब पशुपालन कृषि व्यापार यही मुख्य व्यवसाय था उस समय। तो अब पहले न कह दिए, हम जब भी पढ़ाते आ रहे हैं कि जो भी राजनीतिक सामाजिक आर्थिक धार्मिक परिवर्तन होगा किसके स्वरूप में, तो अर्थव्यवस्था। जैसे ही क्या होगी, अर्थव्यवस्था परिवर्तित हो जाएगी, सामाजिक धार्मिक राजनीतिक यही ना वैदिक काल से परिवर्तित हो गया कि उत्तर वैदिक काल में लोहा की खोज हुई और लोहा के खोज होने के बाद पूरी दशा ही बदल गई। लोहा खोज हुआ तो लोहा से बहुत सारी ठोस वस्तुएं बनना चालू हो गई। जैसे ही ठोस बना था क्या हो गया, कृषि में एक बार उछाल मारा, कृषि जैसे ही उछाल मारा व्यापार उछाल मारने लगी, पूरा अर्थव्यवस्था बदला, बाहर से रुकी शोर करने लगा, तो पूरी परिवर्तित हो गया। सो तो यहाँ भी कह दिया कि अगर वहाँ पे शिल्पियों और व्यापारी था तो अब प्रशासन में भी महत्वपूर्ण भूमिका उसी की होगी। तो इसीलिए इस मत को ज़्यादा माना गया कि प्रशासन में क्या थी, शिल्पियों एवं व्यापारियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। शहरीकरण देख लिए थे कि दोहरी शहर तिहरी शहर बिल्डिंगों वाले घर सब बना हुआ था। तो शहरों में क्या थी, शहरों की नगर पालिका व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी जब पूछे सेंधो या हड़प्पा के गुण में। तो नेक्स्ट लिख लेंगे अब सामाजिक जीवन। इतना क्लियर हो गया पूरा, चल लिखिएगा नेक्स्ट सामाजिक जीवन। हाँ ये सब राजनीतिक जीवन था। नेक्स्ट लिखेंगे सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन सामाजिक जीवन में लिखिएगा, सामाजिक जीवन लिखेंगे। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। ये भी पूछा हुआ था क्वेश्चन अभी स्टेट में, स्टेट के सेकेंड पे वही इतिहास में पूछे हुआ था कि समाज सिंधु घाटी सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता में सबसे छोटी इकाई कौन होती थी, तो समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार से तब मिल गया। तो पीछे पढ़ा भी दी थे, परिवार ग्राम नगरम नगर पढ़ाए थे ना, पीछे पूरा चार्ट उसमें पढ़ाए होंगे रैपिड फायर वाला में। हाँ इसमें चलेंगे आराम से। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी, लिखेगा। समाज की सबसे छोटी इकाई कौन था, परिवार। लिख लीजिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। संभवतः परिवार मात्र सत्तात्मक था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। संभवतः मतलब कि जितना लग रहा है संभवतः क्या है,
जो वहाँ की व्यवस्था रहे होगी उसमें सब संभवतः क्या है, परिवार मात्र सत्तात्मक थी। मतलब मेन क्या रहेगी, जो परिवार में है उसमें सबसे मेन को है माता का, तो वही लिखेंगे संभवतः परिवार मात्र सत्तात्मक। ऐसे भी गृह मंत्रालय उन्हीं का होता है, माता जी सा का है ना। परिवार में अंदर घर में माता का ही चलता है ना, अंदर कोई किसी को नहीं सुनते परिवार थी संभवतः परिवार मात्र सत्ता। कोई कुछ पूछेगा माता जी डराते बोलेंगे तुम चुप रहना खाली ना कोई रहे खाली आप चुप रहिए ना। समाज के सबसे छोटी इकाई परिवार थी। संभवतः परिवार क्या था, मात्र सत्तात्मक थी। उसके बाद समाज में वर्ण विभाजन के आधार मिलता है। समाज में वर्ण विभाजन का आधार मिलता है, जैसे विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग न। जैसे ही माताएं बोलेंगी, जैसे कोई बोल दिया अरे आप ही तो सबको बिगाड़ के रखे माता जी का वोल्टेज हाई रहता, काम करते करते परेशान न रहती है ना लिखेगा समाज में वर्ण विभाजन का आधार समाज में वर्ण विभाजन का आधार मिलता है। समाज में वर्ण विभाजन का आधार मिलता है। समाज में वर्ण विभाजन का आधार मिलता है, लिख लीजिएगा। समाज में वर्ण विभाजन का आधार मिलता है, जैसे विद्वान, कहते ना उस समय विद्वान मतलब क्या, पुरोहित। जो वर्ण व्यवस्था की बात कही थी समाज में वर्ण विभाजन, तब वर्ण विभाजन क्या था लेकिन क्या था, विद्वान जो भी है वो पुरोहित में आ जाएगा। मतलब क्या है, जात मतलब जन्म पे नहीं कर्म के आधार पर बैठी हुई है ना, कि जो भी कर्म मतलब कि आप शिक्षित हो गया, जो भी पढ़ाने का पेशा हो गया, वो सब शिक्षक के क्या है, एक कर्म है। मतलब कि जो भी है वो कर्म करेगा, ये पढ़ाने का, वो शिक्षक का। आपका धर्म क्या है, पढ़ना है। तो जो भी पढ़ने वाले व्यक्ति, हम ही पढ़ रहे हैं, तो जब हम पढ़ने में है तो क्या है, स्टूडेंट है। कितनों बड़े हम हो जाएं, पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट ही कहलाएंगे, विद्यार्थी का हमारा गुण है। तो मतलब क्या होगा कि ये एक हो गया ना कि जो जैसा कर्म कर रहा है उस पर कोई कास्ट सिस्टम से नहीं लेना है। तो यही कह रहा है कि वर्ण विभाजन थी, लेकिन विद्वान जो थे वो क्या कहलाए थे, पुरोहित कहलाते थे। सो योद्धा अर्थ था क्या था, पुरोहित मतलब योद्धा, पुरोहित। उसके बाद था योद्धा, व्यापारी, ये सब कर्मे ना है, विद्वान, पुरोहित, जो भी योद्धा। उसके बाद हो गया योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग, मजदूर होते हैं ना अभी, श्रमिक वर्ग इसी में बटी हुई थे, विद्वान, व्यापारी और कौन सा वर्ग, श्रमिक वर्ग में बटी हुई थी। नेक्स्ट लिखिएगा, समाज समता मूलक समाज था। यहाँ पे समाज जो था समता मूलक समाज था। समता मूलक समाज था। कौन सा समाज, समता मूलक समाज था। स्त्री एवं पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। स्त्री एवं पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। स्त्री एवं पुरुष दोनों आभूषण मतलब कि क्या था, सब समान था। मतलब कि समता मूलक समाज में था कि आपका समाज है वो क्या अभी डिनोट कर रहा है, तो कोई अपने आप को लिंग के आधार पर सर्वश्रेष्ठ समझता है कि पुरुष सबसे बड़ा बाहुबली हम ही है,
महिला को नीचे कर रहा है। या तो कोई महिलाएं हैं तो कहता हूँ महिला का पावर दिखा रहा है कि क्या, कौन सा पावर, महिला पावर। हमारे पास, हम महिला है तो हमारे पास ज़्यादा क्या है, पावर है महिला के रूप में, मतलब कुछ हो करके आपको फंसा देंगे ना। दोनों सब का है। तो अब कहा गया ना कि अब जो एक आ गया क्या कि जो अब जो स्त्री के लिए वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है महिलाओं के रक्षा के लिए, तो अब एक पुरुष के रक्षा के लिए भी चाहिए पुरुष ऑर्गेनाइजेशन। पुरुष के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अब महिला भी पुरुष के साथ बहुत दुर्व्यवहार कर रही है। तो अब पुरुष को कौन इंसाफ दिलाएगा भाई, हमको इंसाफ कौन दिलाएगा, हमारा ऐसे शरीफ आदमी सके ना रे। तो हमको भी चाहिए ना कि हम अर्जी डालेंगे। जैसे कि सचिन को कहा गया लंबू है, बोलने तो आवत नहीं, अरे हाँ चंबू सा लंबू सा, उसको बोले ना सचिन को वो वाला में। तो भाई सीमा वाला में तो आप किसी एक पुरुष को इतना, अब वो लगातार न्यूज़ तो सुन रहा है तो उसके अपना में सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हुआ कि नहीं, वो तो मर सकता है, जीवन जिएगा कैसे। अब डायरेक्ट सोशल सब न्यूज़ देख रहा है, हंस के सचिन कुछ नहीं। वो लड़की में क्या है से बताइए था, उसमें कुछ है। लेकिन उस जो महिलाएं ना बोली जिसको वायरल कर दिया गया, तो उसको अगर वही कोई पुरुष वही महिला के बारे में बोली रहती तो महिला केस हो जाता, वोमेन एक्शन ले लेता उसका ऑर्गेनाइजेशन। अब बेचारा पुरुष का कोई ऑर्गेनाइजेशन है, पुरुष को भी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, है ना। सत्यता भाई है, इस लोग बात कर रहे हैं सब में ना है। बेचारा पुरुष में भी बहुत शरीफ आदमी सब है, महिला में भी बहुत शरीफ आदमी है। बेचारा कोई उसको ज़्यादा तेज आदमी मिल गया, वो पुरुष का हाल खराब कभी पुरुष ज़्यादा तेज मिल गया महिला, तो वो महिला के हाल खराब। और कभी कभी दोनों तेज मिल गया तो दोनों चल रहा है, एकदम खेल हो रहा है, वो भी तेज, तो दोनों अपना अपना समझ रहा है ना। तो लिंग पे थी यही कहना चाह रहे हैं। और सेकेंड बात क्या था, अब लिंग से सुप्रीम, फिर अर्थव्यवस्था पे। अब यहाँ पे कह रहा है कि मुद्राएं नहीं मिलने के कारण क्या थे कि मुद्रा मतलब यहाँ पर अधिकतम कहा गया विनिमय प्रणाली। विनिमय प्रणाली का वस्तु के अदला बदली, तो सभी का समान मूल्य है, तो कोई चीज़ ज़्यादा महंगा कोई गरीब नहीं ना हो गया, तो समता में आ गया, समता मूलक समाज में लेन देन। हाँ, जैसे कि हम गेहूँ उपजाए, आप जौ उपजाए, तो हमारा गेहूँ ज़्यादा हो गया तो हम आपको गेहूँ दे दिया, आप हमारा गेहूँ के बदले जौ दे दी। मुद्रा का प्रचलन उतना ही नहीं थी। सो अब कहा कि बाद में मुद्रा का जब पढ़ाएंगे इकोनॉमी तो कहा मुद्रा भी इम्पोर्टेंट हो गया कि कोई गेहूं दे रहा है उसके बदले में गाय दे रहा है, तो गेहूं गाय का इक्वल न हो सकता है। और गाय को जब बराबर करना है तो कैसे आधा आधा बराबर होगा, गेहूँ तो हो जाएगी बराबर, लेकिन एक ही गाय को अलग अलग करना है आधा आधा, तो कैसे होगी। तो अब उस चलन में आगे हो गया कि मुद्रा का चलन चालू होने लगे कि मुद्रा क्या है, किसी को दाम का इक्वल लगा सकता है रेट के अनुसार। तो जैसे ही मुद्रा आएगी तो अर्थव्यवस्था परिवर्तित हुआ ना, अर्थव्यवस्था हुआ तब अमीरी गरीबी की खाई आ गई ना। तो अब इस रूप में भी होता है ना इस समाज में कि अब अमीर को ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समझ रहा है, बेचारा वही समाज में गरीब को कुछ नहीं समझा जा रहा है, उसको तो इंसान भी नहीं समझा जाता है। इस रूप में बट गया। फिर से अब आगे आ गया कि अथी वर्ण व्यवस्था में बट गई, उसके बाद वर्ण व्यवस्था से जाति में बट गया, और जाति के बाद उपजाति में बट गया। अब बताइए कितनी विविधता बट गई। कहा कि कुछ बात नहीं है, वहाँ पे समता मूलक समाज है, सब समान चल रही है। तो यही कहा दिया कि समाज क्या है, समता मूलक समाज था, स्त्री एवं पुरुष दोनों का आभूषण। अब कहे ना कि क्या था, समता मूलक समाज है तो स्त्री पुरुष दोनों आभूषण धारण कर सकते थे। क्या करते, दोनों आभूषण धारण करते, मतलब आभूषण दोनों पहनते थे। सो स्त्री एवं पुरुष दोनों आभूषण क्या करते, धारण करते थे। लिख लीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, स्त्री पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे। सभ्यता के लोग ये थी कोई। अब यही सब चीज़ नहीं रहेगा तो शांति प्रिय रहेगा कि नहीं। न इकोनॉमी है, न पैसा है, न ये सब, तो ये सब कोई चीज़ को सर्वश्रेष्ठता ही नहीं है। यहाँ मार हो रहा है सर्वश्रेष्ठता के लिए। आप सबको दिखाने का शौक है कि हम सर्वश्रेष्ठ, हम सर्वश्रेष्ठ। अरे भाई हम जीरो मान रहे हैं, हम जीरो हैं, हमको नहीं चाहिए सर्वश्रेष्ठ ना। तो यहाँ वही नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सहकारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग थे यहाँ पे।
शाकाहारी एवं मांसाहारी। शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग थे। शाकाहारी भी थे और मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग थे। मनोरंजन के लिए पासा, नृत्य, शिकारी, पशुओं के आसपास लड़ाना, ये सब चालू था। लिख लीजिएगा मनोरंजन। मनोरंजन सबको चाहिए, नहीं माइंड फ्रेश करने के लिए मनोरंजन जरूरी है। आप लोग को भी हम कहते हैं, सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना एक नियमित समय तक के, उसके बाद माइंड के लिए मनोरंजन खेलिए, घूमिए। खेल बहुत अच्छा है, खेल सकते हैं, घूम सकते हैं, फ्रेश ऑक्सीजन ले सकते हैं, सवेरे घूम सकते हैं, शाम में घूम सकते हैं। लेकिन घूमने का मतलब ये नहीं है कि कहीं भी, मतलब कि जितना पॉजिटिव भर दिन एनर्जी आप लिए और 1 घंटा में जाके सब कुछ पानी में, कचरा में, कादों में लूट ली भर दिन, तो सब बर्बाद हो गया पूरा। तो मतलब कि अब जो साथी है, साथ घूम रहे हैं, जिनके साथ है, तो उसकी भी एक विचार हो कि अच्छी एक ऊपर लेवल पर पहुंचाया जाए, उस तरह के लोग। ना तो आप पूरा पॉजिटिव एनर्जी लेके जा रहे हैं, उधर से नेगेटिव आए, सब आपको ख़त्म, कल से आपको वो एनर्जी ना पूरे डाउन ना कर दे। तो एक घूमे फिरे तनका फ्रेश ही है, लिखिएगा। ना तो ज़रूरी होता है, ना तो दिमाग थक जाएगा। वो यही आदमी होता है पढ़ में इतना ना प्रेशराइज हो जाता है कि उस पढ़ता है लेकिन उसका कॉन्सेप्ट अंदर जाता ही नहीं, वही कन्फ्यूजन होने का क्लियर नहीं होता, क्योंकि मूड फ्रेश है नहीं, फ्री नहीं है। इतना ना दबाव अपने आप पे बना लिया है, और दबाव बना लिया है कि उसको सही से सब कॉन्फिडेंस लेवल पूरा गिरा ले। दबाव यही हो जाता है कि तनाव आने के कारण यही हो रहा है। अभी हमेशा आर्टिकल कल भी पढ़े, तो उस आर्टिकल में दिए हुआ था, हिंदुस्तान के आर्टिकल्स में, कि कोयटा के बाद फिर दिल्ली का नंबर आ रहा है, जिसमें सुसाइड के ज़्यादा आ रहा है स्टूडेंट का। तो हाँ, तो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा शिकार हो गया है अथी का, तनाव का, डिप्रेशन का ज़्यादा शिकार। मतलब वो अपने आप पे इतना ना दबाव बना लिया है कि समाज का, पहले प्रिपरेशन में भीड़ देखता है, फिर भीड़ तो ही है, उसके बाद तुरंत वो सोचता है कि नहीं निकलेगा तो समाज क्या करेगा, तो घर वाला क्या कहेगा, तो परिवार क्या कहेगा, तो दोस्त क्या कहेगा, पूरा दुनिया का टेंशन ले रहा है। यही जा कर के उसका परफॉर्मेंस और ख़राब हो जाता है, क्लियर क्रैक कर पाता है। एग्ज़ाम क्रैक से इतना ना डर गया है, वो एकदम लास्ट में मरना आसान समझता है पढ़ने से ज़्यादा। तो भाई फ्री होकर पढ़िए, पहले नहीं कहते कुंजी कुछ नहीं है, नॉर्मल पढ़ते चल जाना है। पढ़ना भी है, फिर फ्री भी, फिर खेलना उलना ये सब है। 8 घंटा कहे तो पढ़ना ही, वो नियमित रूप से पढ़ता है 8 घंटा। 8 घंटा काफ़ी है, रोज़ पढ़ा जाए तो नियमित 6 से घंटा तो आप थक जाइएगा। 5 लगातार नहीं कर रहे, जैसे कि एक दिन में। हाँ तो यही तो है। उसके बाद जो हो गया उसके जो भी हो, यहाँ के जाइएगा आप, नोट सबका पूरा हो गया, इसको रिवीजन वर्क में डालेंगे, हो गए। उसके बाद सब शाम में घूमे के पूरा पढ़ाई ना है, गेम उम के लिए लंबा ना आपको खेलना है, लंबा रेस का घोड़ा है, तो उसको भोजन आहार सब मिलना चाहिए। तो आराम से पढ़े, कि टेंशन, इतना ना टेंशन आदमी ले लेता है। लिखेगा मनोरंजन के लिए, सब जगह मनोरंजन है, ईश्वर भी मनोरंजन करवाते। नृत्य क्या चालू हुआ मनोरंजन के लिए, ईश्वर जब चल रहे थे तो उसको क्या चाहिए था कि डायरेक्ट, तो वही नृत्यांगना चालू हुई इंटरटेनमें के लिए। उस समय मनोरंजन से वो मनोरंजन क्या हो गए, भक्ति में परिवर्तित हो गए। हाँ, जब चलेंगे नृत्य के परख को जब पढ़ेंगे ना, इसमें साहित्य कला पढ़ेंगे, तो साहित्य में आप लोग को तो पढ़ना नहीं, आर्ट एंड कल्चर। तब जब पूरा तैयारी करिएगा ना, तो पहले पढ़ लीजिएगा, फिर पढ़ाएंगे आर्ट एंड कल्चर, तो चलेंगे कहाँ से कौन आया है। लिखेगा नृत्य, और उसके बाद मनोरंजन के लिए लिख लीजिएगा। यहाँ आ गया, यहाँ तक के। अब लिख लेंगे मनोरंजन के लिए, आगे लिख लीजिएगा मनोरंजन के लिए। तो दबाव ज़्यादा ना बनाना है, सब कुछ खेलना पीसना हंसना। किसी को लगे कि नॉर्मल, दुनिया को लगे कि इसको किस बात की इतनी खुशी है, जमाना को लगता है कि टेंशन में देखेगा ना खूब खुश होगा, हमको देखता है तो कहता किस बात की खुशी है, हमको यही तो हम इतना दिन से खोज रहे थे ना, जो तुम नहीं समझ सकता किस बात की खुशी है किस बात की खुशी है, वही तो आप लिख लीजिएगा। मनोरंजन के लिए लिखेगा, मनोरंजन के लिए क्या क्या होता था
तो पा से उसके बाद नृत्य, पा से नृत्य, उसके बाद लिखिएगा शिकारी, उसके बाद देखा था ना मुर्गा लड़ाई, पता ना मुर्गा को नहीं लड़ाया जाता, पशुओं को आपस में लड़ाना, पशुओं को आपस में लड़ाना, यही है मनोरंजन के लिए पासे, नृत्य, शिकारी और पशुओं के आप हड़प्पाई आर्थिक क्रियाओं संलग्न थे। कृषि, पशुपालन, यानी आर्थिक जीवन में यही सब ना है, कृषि, पशुपालन, शिल्प एवं व्यवसाय, सूती वस्त्र उद्योग, बहुत आदमी अब ये सब मन का उद्योग हो जाएगा तो क्या चालू हो जाएगा, व्यापार होगा ना, ये भी ना प्रचलन थी। तो यही कह रहा है कि जो आर्थिक था उस समय में, आर्थिक जीवन हड़प्पाई के आर्थिक क्रियाओं में संलग्न वो कौन कौन था, कृषि, पशुपालन, शिल्प व्यवसाय, सूती वस्त्र उद्योग, मनका उद्योग और व्यापार, यही था मुख्य रूप से। तो अब देखेंगे कृषि में जो था सो क्या, तो कृषि में कुल 9 प्रकार की फसलें बोई जाती थी। कृषि में कुल 9 प्रकार की क्या होती थी, फसलें बोई जाती थी।